चलो, वेलकम बैक। आज हम एक रिविजनरी लेक्चर कर रहे हैं। सेशन रहेगा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ये लेक्चर हमने, ये जो टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बट आज हम कोशिश करेंगे इसको एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने की, ताकि जो आपके कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ओके, हमने क्या किया, पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ा, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में पढ़ा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और कुछ कंसल्ट क्वेश्चन करते थे। बट एक टाइम हो गया था उस सब चीज को करते हुए, तो आज हम इस पूरे टॉपिक को एक ही लेक्चर में रिवाइज करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये आपका 20 मार्क्स का, ये सॉरी 8 मार्क्स का है आपका क्लास 12 में। बट है तो ऐसे 8 मार्क्स का ही, या आपको आगे जो आपकी सीए में या सीए के लिए या ओवरऑल अकाउंटिंग फील्ड अगर आप चूज कर रहे हो, तो उसमें ये आपको बहुत हेल्प करेगा समझने में कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है और कहाँ पे उसका इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि ये कंपनीज को जो होती है, कंपनीज के लिए मैंडेटरी बनाना है। बाकियों के लिए चॉइस है अगर वो बनाना चाहे, बट जहां तक कंपनीज की बात है उनको मैंडेटरी है। उनको क्यों मैंडेटरी है? कंपनीज को सेक्शन 129 बोलता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही है, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 बोलती है कि जो फाइनेंस स्टेटमेंट, उसमें बैलेंस शीट आती है, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल आता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है। तो उस तरीके से क्या हो गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना ही बनाना है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में होता क्या है, तो क्या आप मुझे बोल सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं? चलो, आपने तो पढ़ लिया है, बताओ, जल्दी बताओ। सर हम देखते हैं कि हमें इनफ्लो कहाँ से हुआ कैश का और आउटफ्लो कहाँ से। कैश का इनफ्लो कहाँ से हुआ और कैश का आउटफ्लो कहाँ से होगा? क्यों, नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश का फ्लो, वो स्टेटमेंट जो हमें कैश का फ्लो बता दे। अब फ्लो क्या हो सकता है बिजनेस में? इनफ्लो हो सकता है, आउटफ्लो हो सकता है। बिजनेस में कैश आ सकता है, बिजनेस से कैश जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कहां से आया और कहां गया। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, सर हम एक्टिविटीज को, सर हम एक्टिविटीज को क्या करते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं 3 में। आप बता सकते हो वो 3 क्या है? हम सारे बिजनेस की एक्टिविटीज को 3 चीजों में बाइफरकेट करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, और फिर दिखाते हैं कि इस एक्टिविटी में इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ, नेट इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ। दूसरी एक्टिविटी में इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ, और नेट आउट इनफ्लो क्या है, और तीसरी एक्टिविटी में क्या हुआ। फिर हम ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, और तीनों का जो समराइज होता है उसको ओपनिंग के साथ एडजस्ट करते हैं, तो हम पहुंचते हैं क्लोजिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेरे लैपटॉप को कुछ हो गया, बट एनीवेज हम मैनेज कर लेंगे। तो वो 3 एक्टिविटीज का नाम बता दो मुझे। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग, तीसरा फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग। तो अब तीनों एक्टिविटीज का मुझे बारे में बता दो, मुझे क्या होती है ये तीनों एक्टिविटीज। सॉरी, मेरे पेन के साथ कुछ इश्यू चल रहा है, बट आई थिंक हम मैनेज कर पाएंगे। अब मुझे तीनों एक्टिविटीज के बारे में बताओ क्या होता है। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कि जो हमारी बेसिक रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है, जिससे हमारे बिजनेस धंधा में जो करते हैं हम। जो हमारा मेन बिजनेस होता है उसके लिए जो एक्टिविटीज होती है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो मुन्नजा बेटा, आप मुझे बताओ, अगर मेरा रेडीमेड गारमेंट का स्टोर है, मेरी रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, तो मुझे आप बताओ मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मेरी क्या हो सकती है? सर रेडीमेड्स मतलब जो आप कपड़े लाएंगे और बेचेंगे। साहिबा बेटा बताओ, साहिबा क्लास में नहीं है? सर थ्रेड वगैरह और थ्रेड तो वो तो मैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में जा नहीं, मैं सीधे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। मैं रेडीमेड गारमेंट्स लाता हूँ, उनको बेचता हूँ। उसके लिए मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होगी उस दुकान की? वही रेडीमेड गारमेंट्स लाना, रेडीमेड गारमेंट्स को परचेज करना, और और आपको देखना है उस बिजनेस में जो आप जाते हो ना, सुबह दुकान पे जाते हो, शाम को वापस आते हो, उस दुकान में जो भी एक्टिविटीज है आपको वो देखना है, उनमें से वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो आप उस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए कर रहे हो, उस ऑपरेशन के लिए, बिजनेस के लिए कर रहे हो। मेन परचेज करना, सेल करना, और अगर मैं आपको बता दूं ना दूसरे तरीके से, नॉर्मली जो भी आपकी पीएनएल में एक्टिविटीज जाती है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली, वो सारी जाती है एक्सेप्ट फॉर अगर वो इन्वेस्टिंग होगी या फाइनेंसिंग होगी। अगर वो
इन्वेस्टिंग होगी या फाइनेंसिंग होगी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है? सर मतलब हम फाइनेंस कहाँ से करते हैं अपने बिजनेस को? मतलब हम फंड्स कहाँ से अरेंज करते हैं, वहां के लिए जो एक्टिविटीज होती है वो कहलाई जाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो उसमें आपका आता है आपकी जो शेयर कैपिटल है, आपका जो मेन पैसा है, वो कहाँ से लाते हो, और उसमें लाया पैसा या उससे वापस नहीं आया बिजनेस से पैसा वो, या लॉन्ग टर्म लोन और लाइबिलिटीज वो, जो आपके बिजनेस के फंड्स आते हैं, उसमें आपका आता है शेयर कैपिटल और नॉन करेंट लाइबिलिटीज। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सर जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, इन्वेस्टिंग में क्या आएगा? मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स। मैन्युफैक्चरिंग। इन्वेस्टिंग में आ जाएगा आपका फिक्स्ड एसेट्स। तो अगर मैं सारी ट्रांजैक्शंस की समरी करूंगा तो वो सारी ट्रांजैक्शंस कहाँ आती है आपकी? या तो वो एसओपीएल में जाती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको आप पीएनएल बनाते हैं, और वो जाती है बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो अगर मैं बैलेंस शीट को इस तरीके से बनाऊंगा, यहाँ पे मेरी आती है शेयर कैपिटल, यहाँ पे आती है नॉन करंट लायबिलिटीज, यहाँ पे आती है करंट लायबिलिटीज, यहाँ पे आता है नॉन करंट एसेट, यहाँ पे आता है करंट एसेट। ठीक है बेटा? यहाँ पे आती है परचेजेस, सेल्स, ठीक है, और आपके बाकी जो खर्चे होते हैं, आप एम्प्लॉयज की सैलरीज देते हो, आप एम्प्लॉयज का रेंट देते हो, सॉरी आप दुकान की रेंट देते हो, आपके बाकी जनरल एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे, जो ये शेयर कैपिटल होती है आपकी या नॉन करंट लायबिलिटीज होती है साइफर बेटा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ये चीज होता है, इनका इनफ्लो आउटफ्लो, वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है वो बेटा? कौन सी एक्टिविटी कहलाता है साहिबा? बेटा वो कौन सी एक्टिविटीज कहलाती है? शेयर कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटीज के लिए जो भी आपकी एक्टिविटीज होती है वो क्या कहलाई जाती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। बहुत सही सर, इन दो के लिए जो भी होता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर आ गया दूसरा फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट्स। आपका प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, मोटर व्हीकल है, ये सब चीजें हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या कहते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद बचे आपके करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, या परचेज, सेल्स, एम्प्लॉयज को सैलरी देना, रेंट पे करना, टेलीफोन का बिल पे करना, जो भी बाकी खर्चे हो जाएंगे आपकी, वो कहलाई जाती है, वो कहलाई जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? सर जनरल एक्सपेंसेस में हो सकता है ना कि फाइनेंसिंग के एक्सपेंस हो या नहीं बेटा, जनरल एक्सपेंसेस जब हम बोलेंगे तो आप नॉर्मली ये होते हैं अदर देन फाइनेंसिंग। फाइनेंस एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आप इंटरेस्ट के नाम से डालते हो पीएनएल में, ठीक है? तो आपको देखना पड़ेगा, हम जनरल ऐसे नहीं बोल सकते उसमें इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना? तो वो देखना पड़ेगा क्या है, ठीक है? ठीक यहां तक क्लियर है? है। यस सर। अब इसको बेटा हम बनाते कैसे हैं? इसको हम बनाते कैसे हैं, देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिखाते हैं ए पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या करते हैं बेटा, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से देखते हैं कैश कितना आया और कैश कितना गया, ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं डिटेल में बाद में आऊंगा। उसके बाद हम करते हैं, ये सारा करके हम दिखाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद हम करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है? जब हमने इन तीनों का कर दिया तो यहां पे क्या निकलेगा, तीनों का मिला के नेट कैश या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना?
ये इन सब का हमने टोटल किया तो हमें एक फिगर आएगी, मतलब नेट साल में कितना कैश फ्लो हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं ऐड ऑपरेटिंग ऐड ओपनिंग बैलेंस सर, इसको हम क्या करते हैं ऐड, सर इसको हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश, और जब हम कैश बोलते हैं हम कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को कैश में ही लेते हैं, और ओपनिंग को अगर इस साल का ऐड करेंगे तो क्या आएगा क्लोजिंग। तो फिर हम देखते हैं बैलेंस शीट में अगर वो उतना आया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इट मींस हमारा ये जो क्वेश्चन है ये ठीक हुआ है, या रिकंसिलिएशन बोलो तो ठीक हो गया। उससे क्या होगा फिर जो आपके शेयर होल्डर है उनको अल्टीमेटली पता चलेगा कि भाई ओपनिंग कैश अगर कितना था, क्लोजिंग कैश कितना है, बीच में ये कैश कहां से आया कहां गया, पूरा रिकंसिलिएशन उनको समझ में आएगा, ताकि वो डिसीजन ले ले ये कंपनी ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि हो सकता है कि भाई आपका प्रॉफिट कुछ और हो बट आपका कैश उतना नहीं आ रहा हो, तो आपको ये कंसर्न होगा ये कैश कहाँ पे यूज कर लिया उन्होंने एक एक पैसे का। क्योंकि एक्रूअल बेस पे हमारी अकाउंटिंग बनती है, तो आपको पता है कि नेट प्रॉफिट अगर 10 लाख है दैट डजंट मीन आपने भी कैश 10 लाख जनरेट किया है। और आपको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर को, कि भाई कैश कहाँ से आया और कहाँ ये कैश यूज कर रहे हैं। तभी आप उनको बोल रहे हैं कि इस पैटर्न में आप हमें बता दो भाई कहाँ कहाँ से कैश आया और कहाँ कैश यूज कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, यहां तक सब समझ आ रहा है? यस सर। साहिबा बेटा समझ आ रहा है? यस सर, आ रहे हैं। कुछ मुश्किल लग रहा है? नो। चलो आगे चले। इसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैश कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके दो तरीके हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट में। दूसरा क्या है बेटा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, तो डायरेक्ट मेथड में हम सीधे देखते हैं कैश कहां से आया कैश कहां से गया। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश कहां से आएगा, नॉर्मली या तो कैश सेल होगी आपकी बेटा, ठीक है क्या बेटा? अगर मैं बोलूंगा आप मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बता दो कैश कहां से आया और कैश कहां से गया, और डायरेक्ट मेथड से बोलो, तो आप सीधे बोलोगे भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या होगा, या तो आपने कैश में सेल किया होगा वो, या तो आपने डेटर ने पैसा दिया होगा। नॉर्मली यही दो तरीके होते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, है ना, जिनने नकद दिया वो सेल होगी कैश सेल, और जिनने पहले उधार लिया था बाद में पैसा दिया तो वो भी हो गया कैश फ्रॉम डेटर। और खर्चा कहां से हुआ होगा, कैश परचेज, और कैश पेड टू क्रेडिटर, यहां पे पेमेंट गई होगी, सैलरीज दी होगी आपने, सैलरीज पेड, रेंट पेड, और लास्ट में इनकम टैक्स जो आपने पे कर लिया वो आपका आएगा। तो नेट आपका निकलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहां तक कोई डाउट नहीं है? तो भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बोलना है आया कहां से गया कहां से, तो आप आइडेंटिफाई करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन है, उसमें से देखोगे डायरेक्टली कहां से आया और कहां से पेमेंट हो गया, तो वो आपका हो गया ये चीज। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है वो है इनडायरेक्ट तरीके से निकालना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कितना आया। उसमें हम सबसे पहले बेस क्या लेते हैं, जो आपका पीएनएल में दिख रहा है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये कहां से मिलेगी आपको, बैलेंस शीट से। ये आपको बैलेंस शीट से कैसे मिलेगा, सर सॉरी पीएनएल से। या आपको पीएनएल से मिलेगा। अगर आपको पीएनएल दिया है बेटा, अगर आपको पीएनएल दिया है तो पीएनएल में जो नेट प्रॉफिट फिगर है वो आप लोग यहां तक कोई डाउट? अब नेट प्रॉफिट जो दिया है आपको कहां पहुंचना है ये मुझे बताओ, कहां पहुंचना है आपने? आपने देखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया है नेट में, है ना, आया या गया है, आपको क्या देखना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपने क्या बेस लिया, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसमें जिसको आपको बाहर करना पड़ेगा साहिबा बेटा? लॉजिकली देखो, अगर आपके पीएनएल में फिगर दी है, पीएनएल में फिगर दिया है, आपने उसको बेस बना दिया, ये नेट प्रॉफिट है,
क्या वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? तो क्या आप बोल सकते हो कि इतना कैश आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, यस और नो? सर नहीं, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होंगे, नॉन सर उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर होगी उसको मुझे बाहर करना पड़ेगा। अगर इसमें कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको वापस करना पड़ेगा, बिकॉज वो ऑपरेटिंग नहीं है। मेरे को क्या देखना है, ऑपरेटिंग से मैंने कितना कमाया होगा। तो सर इसको मैं फिल्टर करूंगा, इसको मैं एडजस्ट करूंगा, किससे? नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश चीजें जो हो, चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंस है, उससे मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अराइव एट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो पहले मैं पीएनएल से जो भी नॉन कैश में होंगी उन सबको ठीक करूंगा, या पीएनएल से जो भी नॉन ऑपरेटिंग नेचर की होंगी उनको एडजस्ट करूंगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं, इसमें हम करते हैं ऐड। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ है, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसमें लेस हुआ है, उसको मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ठीक है साहिबा बेटा? अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस पीएनएल से लेस हुआ उसको मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने इंटरेस्ट पे किया है, अगर मैंने इंटरेस्ट किया 1 लाख का पे, तो मेरा अगर अभी नेट प्रॉफिट आ रहा है 10 लाख का, बेटा मुझे बताओ, अगर मेरा नेट प्रॉफिट है 10 लाख का और मैंने 1 लाख का इंटरेस्ट पे किया हुआ है, तो वो 1 लाख का इंटरेस्ट मेरा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना बेटा। ऑपरेशन से मैंने कितना कमाया होगा, ऑपरेशन से मैंने 11 लाख कमाया होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ने मुझे 11 लाख कमा के दे दिया, उसमें से 1 लाख मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लगाया। तो ऑपरेटिंग से कितना कमाया होगा, ऑपरेटिंग से 11 लाख कमाया होगा। तो क्या करूंगा मैं, जो नेट प्रॉफिट मुझे पीएनएल में फिगर आ रही है 10 लाख, उसको मैं ऐड करूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और क्या करूंगा ऐड, अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंस है, अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस मतलब सपोज 2 लाख की डेप्रिसिएशन इसमें लेस हुई है। डेप्रिसिएशन तो लेस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या मुझे बताओ, क्या उसमें कैश गया है? नो। डेप्रिसिएशन में कैश तो नहीं गया बेटा, तो कैश तो मैंने ज्यादा ही कमाया होगा ना, तो कैश तो मेरे पास ज्यादा ही आया होगा, मुझे कैश का हिसाब देना है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा नेट प्रॉफिट 10 लाख है, बट मेरा कैश प्रॉफिट कितना है, कैश में मेरा 12 लाख है, उसमें 2 लाख डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो कैश कितना जनरेट हुआ होगा? हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, कैश कितना जनरेट हुआ ऑपरेटिंग से, वो 10 प्लस दिस नॉन कैश एक्सपेंस 2 लाख जो है वो भी ऐड होगा। ठीक है, अब लेस क्या करेंगे, इसका उल्टा। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है इसमें, उसको मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा। सपोज मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया है और वहां से हमें डिविडेंड मिला है 3 लाख का, तो बेटा वो डिविडेंड जो कमाया वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, आपने कहीं पे पैसा किया वहां से इनकम आया, तो दैट इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो वो ऑपरेशन से नहीं कमाया ना आपने, तो उसको क्या करना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आपने माइनस करना पड़ेगा। ये सब चीज जब आपने करा है तो आपको तब आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद इसको हम डिटेल में करेंगे, हम कोई क्वेश्चन करके। इसके बाद हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे आएंगे, तो आप देखोगे इन्वेस्टिंग में नॉन करंट एसेट में कहां कहां पैसा लगाया, तो दैट इज कैश आउटफ्लो। और कहां से पैसा आया, जैसे आप एक फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हो तो उसमें क्या हो जाएगा, कैश का इनफ्लो होगा क्या आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा। और जब आप किसी फिक्स्ड एसेट को या इन्वेस्टमेंट को बेचते हो, या वहां से कोई डिविडेंड आ गया आपको, वहां से कोई इंटरेस्ट आ गया आपको, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका इनफ्लो हो जाएगा। फिर हम आते हैं फाइनेंसिंग पे, जैसे शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल रेज कर लिया आपने और शेयर इशू किए, तो वहां से इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा, शेयर कैपिटल मैंने शेयर्स इशू कर लिया और वहां से कैपिटल रेज कर ली, तो कंपनी को क्या हो जाएगा, वहां से कैश आएगा कि कैश जाएगा, कैश आएगा, तो दैट इज कैश इनफ्लो। डिबेंचर्स थे मेरे पास, हमने उसको रिडीम कर लिया, रिडीम कर लिया मतलब पे बैक कर लिया, और तो तब क्या होगा, आपका कैश जाएगा, कैश आएगा, आउटफ्लो। आउटफ्लो हो जाएगा। इस तरीके से हम फिर इन्वेस्टिंग करेंगे, इस तरीके से फिर हम फाइनेंसिंग करेंगे, और नेट में फिर हमारा निकलेगा कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, उसको हम ओपनिंग कैश ऐड करेंगे। और जब हम कैश की बात करते हैं, इसमें कैश भी होता है और कैश इक्विवेलेंट भी होता है, कैश इक्विवेलेंट भी होता है। कैश इक्विवेलेंट हमने क्या बोला था, वो सारे चीजें जैसे कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड तो कैश इक्विवेलेंट है, कैश एट बैंक भी है। अगर आपके चेक्स कुछ हाथ में है, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है, जो आप रेडीली
मार्केट में बेच सकते हो और वहां से आप तो इसमें होता है वो सारी इन्वेस्टमेंट्स आपकी जिनकी मैच्योरिटी 3 महीने से कम है, कि 3 महीने के अंदर तो आपको उसके बल्ले पैसा मिलेगा, उस सबको हम कैश इक्विवेलेंट में ट्रीट करते हैं। तो वो सबको ऐड करेंगे वो ओपनिंग में, ये जो फिगर आ गई तो आपका निकलना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, और कोई डाउट? अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और या मैं आपको कुछ चीजें पूछूंगा, आप उसका जवाब दोगे, उससे आपको क्लियरिटी आएगी, और कुछ टिपिकल चीजें हैं उनकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है, उसका मतलब क्या होता है, वो भी हम करेंगे। ठीक है, अभी तक कोई डाउट? फिर कभी दिया होता है ना क्वेश्चन में ये पहले से नेट हाँ प्रॉफिट, जैसे आपने अभी क्वेश्चन दिखाया तो हाँ बैलेंस दे के होती है, उसमें होती है स्टेटमेंट ऑफ ये ना इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टेटमेंट ऑफ P&L देखा रहता है पिछले साल और इस साल का। हाँ। उस टाइम हमें ऊपर वाला प्रॉफिट लेना है कि हमें पहले वो एडजस्ट करना है उससे वही वाला प्रॉफिट लेना है? मैं बताता हूँ। अब देखो मैंने क्या बोला, द आइडिया इज टू आइडेंटिफाई, पहले हमें पहुंचना है कि इस साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया। अब इसके लिए दो तरीके हैं, ये जो मैंने स्टार्टिंग बात बोली कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यहां को हम बेस बनाएंगे पहले, ठीक है ना, इसको हम बेस बनाएंगे, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया मैं। एक तरीका है कि आपको सीधे दिया है क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपने 10 लाख कमाया था, ठीक है बेटा, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, आपको एक क्वेश्चन पे कहीं नहीं दिया नेट प्रॉफिट हमने इतने साल कमा, इस साल इतना कमाया, बट आपको क्या दिया, बैलेंस शीट दी है, खाली क्या दिया है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दी है। जैसे इस बच्ची ने बोला कि सर 2 सालों की बैलेंस शीट दी है, यह है 2017 और यह है 2016, यहाँ पे दिया है सर स्टेटमेंट ऑफ P&L, यही है ना बेटा आपका क्वेश्चन, यस सर। और इसमें भी लिखा होता है सरप्लस, क्या लिखा होता है, सरप्लस इन P&L, ठीक है ना। और कैसे दिया है, ये सपोज दिया है 2 लाख और ये दिया है 1.5 लाख, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, और कोई इंफॉर्मेशन सपोज नहीं दी है, तो साहिबा बेटा आप मुझे बता सकते हो इस साल का नेट प्रॉफिट कितना होगा, 50,000। 50,000। तो आप क्या करोगे, आप इसको माइनस करोगे, आप बोलोगे देखो अगर ये 2016 में इसका सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L कैसे होता है सर, कंपनीज में क्या होता है, जितना भी आपका प्रॉफिट आ जाता है आप उसको सीधे एक अकाउंट में लेते हो, सरप्लस अकाउंट में, रिजर्व सरप्लस में, एक सरप्लस अकाउंट में रखते हो कि P&L में कितना सरप्लस है। लास्ट ईयर तक P&L में बचा हुआ था 1.5 लाख रुपया, इस साल बचा हुआ है 2 लाख, मतलब पिछले साल का 1.5 लाख प्लस इस साल जो आपने नेट प्रॉफिट कमाया, तो इस साल का नेट प्रॉफिट कितना होगा, 2 लाख माइनस 1.5। बेटा यही करोगे आप, हम्म। तो क्लियरिटी आ गई आपको कैसे कैसे निकालना है सर। जो इस साल का स्टेटमेंट ऑफ P&L का सरप्लस दिया है उसमें से माइनस करो जो ओपनिंग था। भाई अभी मैं बोल रहा हूं मेरे P&L में सरप्लस 2 लाख है, ओपनिंग कितना था इसमें बेटा, ओपनिंग 1.5 लाख था, तो 1.5 लाख को माइनस करूंगा, तो नेट मैंने कितना कमाया इस साल, 50। यहां तक ठीक है, ठीक है, यस सर नो। यस सर। अब है, अब दूसरा चीज लिखा है जनरल रिजर्व, लिखा है, क्या लिखा है, जनरल रिजर्व। ये भी था, तो अब जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व पिछले साल था 70,000, इस साल 90,000 है। अब बताओ इस साल कितना प्रॉफिट कमाया होगा, 70। 70, कैसे, सर प्लस जनरल रिजर्व जो हमें 20 देखो देखो बेटा क्या हुआ होगा, आप विजुअलाइज कर लो, विजुअलाइज करो, इस साल आपने प्रॉफिट कितना कमाया होगा, आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया है यार वो अमाउंट, उसमें से आपने कुछ ट्रांसफर किया होगा जनरल रिजर्व में साहिबा, यस सर। उसमें से कुछ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, बाकी जो बचा होगा वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में बचा है सरप्लस में, है ना। तो जब आपने इसको कंपेयर किया, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस को कंपेयर किया, वहां से आया 50,000। जब आपने जनरल रिजर्व को ये किया, कंपेयर किया, तो पता चला कि जनरल रिजर्व में आपने 20,000 डाला है, तो 20,000 कहां से डाला होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस से। तो प्रॉफिट एंड लॉस से इसमें से 20,000 आपने इधर ट्रांसफर किया, तो अल्टीमेटली आपने कितना कमाया था, आपने 70,000 कमाया था, 70,000 कमाया था, 20,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, 50,000 P&L में ही रहने दिया सरप्लस। तो बट कमाया कितना होगा आपने, 50,000 प्लस 20,000 दैट इज 70,000। तो आपको ये सारा कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है बेटा। अब मैं दो चीजें यहाँ पे और लिखता हूं आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए, अदरवाइज ये कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको सिर्फ इफेक्ट देखना। मैंने तभी क्यों बोला कि ये आपको अकाउंटिंग समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा कौन सी चीज कहां से आ गई और वो कहां जा रही है, तो उसके लिए भी ये चीज हेल्प करेगी। अब मैं थोड़ा सा टिपिकल बनाऊंगा केस को, बट मैं ये देखूंगा कि आप इसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा शेयर कैपिटल, क्या लिखूंगा, शेयर कैपिटल। अब अच्छे से देख लेना, शेयर कैपिटल है 5 लाख,
और शेयर कैपिटल है 3 लाख। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये पहले था आपका 40,000, अभी ये हो गया है 60,000। तो अब मुझे बताओ प्रॉफिट कितना कमाया। सर ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना, इससे क्या नहीं, ऑपरेटिंग मुझे बताओ अभी प्रॉफिट कितना है। ये सारी 4 चीजें आपको दी है अभी, अब मुझे बताओ प्रॉफिट कितना कमाया होगा इस साल। मुझे मुझे पहले प्रॉफिट का बता दो, इस साल मैंने प्रॉफिट कितना कमाया होगा, मुझे ये फिगर चाहिए, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। फिगर बताओ ना बस, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये चारों चीजें दिए खाली। मुझे मुझे अभी नहीं बताना है फाइनेंसिंग वाइनेंसिंग, मुझे ढूंढना है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है, बताओ जल्दी। 90। हाँ, 90। साहिबा बोल रहे हैं 90, आप बताओ जल्दी नातिका, कौन सा खबर बोल जल्दी। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व मतलब हमने वहां से आता जब नहीं हमने नहीं, मैं शेयर। आपको अभी उसमें जा ही नहीं रहा हूँ। मैंने साहिबा को कुछ पूछा कि उसने 90 ठीक बोला गलत बोला, मैंने एक ही चीज पूछी, मुझे आंसर बताओ। आप मुझे पहले आंसर बताओ, फिर हम उस पर डिटेल में जाएंगे। सर भी 70। कॉन्फिडेंट नातिका, कॉन्फिडेंट रहा करो। 70। 70 नातिका ने बोला 70, और साहिबा ने बोला 90। तो आई विल ऑल्सो गो विथ 70, ठीक है। नातिका अब तुमने 70 बोला, मैं भी बोल रहा हूँ 70, पर पहले तुम आई जस्टिफाई करा लो कि 70 कैसे आया। बट इतना जोर से बोलना कि ये चीज साहिबा को समझ आनी चाहिए, मुझे नहीं, साहिबा को। तो जोर से बोलो, साहिबा को मुखातिब होके बताओ। सर इसमें दिया है हमें और शेयर कैपिटल, इससे कोई नहीं, लेना देना। स्टार्टिंग से क्या किया आपने। अगर आपको क्वेश्चन में इतना ही आएगा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकालो। सर स्टार्टिंग से पहले बोलो, ये मत बोलो कि 70,000 तो पहले निकाला था तो मैं दूसरों दो चीजों के एडजस्ट होता है। मुझे स्टार्टिंग से बताओ आप। सर पहले मैं देखूंगी शेयर के P&L में कितना है। पहले लास्ट ईयर था 150 और इस साल है 2 लाख, मतलब मैंने 50,000 इसमें ऐड किया है इस साल। एक लूंगी देखो मैं वो। बेटा, समझ आया साहिबा बेटा, यस सर। ये समझ आया यस कि सर। सबसे पहले हम देखेंगे पीएनएल में कितना बड़ा है। पीएनएल में बड़ा है 50,000, तो हम बोल सकते हैं कि भाई 50,000 तो मैंने कमाया होगा। फिर सर इसके बाद मैं देखूंगी जनरल रिजर्व्स, मतलब कि मेरे पास जनरल रिजर्व थे 70 और इस साल है 90, मतलब मैंने इस साल इसमें और 20,000 डाले हैं। सर इस साल मैंने 20,000 और डाले, बिल्कुल ठीक है उसके बेटा। बाद उसके बाद शेयर कैपिटल मैंने रेज किया है, लेकिन मुझे देखना है कि ये फाइनेंसिंग है कि ऑपरेटिंग है, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि ये फाइनेंसिंग है, तो मुझे इससे ऑपरेटिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये हो तो, जाएगा मुझे। तो साहिबा बेटा, नातिका का कहना है कि सर इसके बाद जब मैं नीचे आ गई तो वहां पे शेयर कैपिटल था। शेयर कैपिटल 3 लाख से 5 लाख बढ़ा है, ठीक है। तो मींस क्या हुआ है, बैक एंड पे क्या हुआ होगा। देखो आपने जर्नल एंट्री तो नहीं देख रहे, यू डोंट गो विद टू द जर्नल एंट्री एग्जैक्टली क्या जर्नल पड़ा है। आपको अब गेस करना है, बिकॉज अब आप क्या कर रहे हो, आप एनालिसिस पार्ट में आ गए, आप एनालिस्ट हो यहाँ। तो आप एनालाइज कर रहे हो, और एनालाइज करके आप पता कर रहे हो कि भाई शेयर कैपिटल 2 लाख से बढ़ा है, तो आप क्या बोलोगे, सर शेयर्स को रेज कर दिया है, शेयर कैपिटल को रेज कर दिया है, शेयर्स इशू किए 2 लाख के, तो वहां से कैपिटल रेज कर दिए 2 लाख की। 2 लाख की जो आपकी कैपिटल आ गई होगी, ये सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो अगर सर आप मुझे अभी बताते ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितनी होगी, तो मैं बोलता कि 2 लाख रुपया वहां से आए हैं। अभी इतना ही याद रखते हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, फिर इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व था, इसका लॉजिक बताओ। सिक्योरिटी प्रीमियम तो मेरे को देख रहा है 20,000 रुपया बढ़ा हुआ है, क्या बढ़ा है, तो रिजर्व है तो प्रॉफिट क्यों नहीं है। अगर मैं रिजर्व में 2 लाख रुपया बढ़ा दिया हूं, तो मैं ये क्यों नहीं बोल सकता कि ये एक प्रॉफिट है, तो मेरा प्रॉफिट 70,000 नहीं है। तो जिस तरह से साहिबा ने बोला था 90,000 है, मुझे इसका जवाब चाहिए ना देगा। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हम तब इसमें तब पैसे डालते हैं जब हम शेयर्स इशू करते हैं एट प्रीमियम, मतलब ये 20,000 हमें प्रीमियम के हैं। साहिबा बेटा आपको ये क्लियर हो गया। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के बारे में हमने जब अकाउंटिंग की थी, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, तो वहां पे हमने पढ़ा था सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में पैसा जाता कैसे, वो देखना बहुत जरूरी है। तभी आपको मैं बोल रहा हूँ कि इससे आपको होलिस्टिक व्यू ऑफ अकाउंटिंग पता चलेगी। सिक्योरिटीज रिजर्व में पैसा क्या जाता है, जब आप शेयर्स को इशू करते हो प्रीमियम पे। तो ये जो मैंने 2 लाख के शेयर इशू कर लिए, मैंने उनसे 2 लाख रुपया नहीं लिया है, मैंने उनसे 2,20,000 रुपया लिया है। कितना लिया है बेटा, 2 लाख साहिबा बेटा थोड़ा जोर से, कितना पैसा लिया मैंने उनसे,
2,20,000, 2,20,000। 2,20,000। तो वो जो 2,20,000 पैसा आया है वो ऑपरेटिंग से नहीं आया है, वो फाइनेंसिंग से आया है। तो इसमें जो 20,000 रुपया बढ़ा है वो मेरा कोई प्रॉफिट नहीं कमाया मैंने, वो मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। वो पैसा क्या है, वो 20,000 का मुझे प्रीमियम मिला है। दिस इज नॉट माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको मैं सिक्योरिटी में रख सकता है। अब मुझे बताओ, तो यहां से समझ आया कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 20,000 नहीं आया है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे यहां ही बता दिया जाएगा, आप मुझे बताओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना पैसा कमाया है, तो क्या आप मुझे बोल सकते हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना? 2,20,000। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। अगर आप देखोगे शेयर कैपिटल का पैसा कितना आया, 2 लाख प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो जब भी आप, दोनों चीजें मैं एक साथ करा रहा हूं, 2,20,000 आया, जब भी आपको शेयर कैपिटल का देखना है तो दो चीजों का ख्याल रखो, एक देखो शेयर कैपिटल में कितना बढ़ा है, और दूसरा चीज देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना बढ़ा है। क्योंकि हो सकता है कि वो शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए होंगे, तो वहां जो प्रीमियम का पैसा आया अल्टीमेटली वो भी फाइनेंस की एक्टिविटी से पैसा आया। तो आपको दिखाना है प्रोसीड फ्रॉम शेयर कैपिटल कितना है, 2 लाख प्लस 20,000। आप गलती क्या करोगे अगर यहाँ पे 2 लाख की दिखाओगे, बिकॉज 2 लाख नहीं आया पैसा, आप एंट्री करो ना, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000, द अमाउंट डेबिटेड is 2,20,000. The cash you received from the share raising the share capital is 2,20,000. That 2,20,000 you have to show in the financing activity. समझ आई बात? बुमा तेज बना, No, sir. समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. साहिबा बेटा क्लैरिटी आ रही है? दैट इज द एंड गोल। Yes, sir. समझ आ रहा है? इट मींस हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चाहिए जो भी हम पढ़ रहे हैं इतना ही अभी समझ आए। आप मत सोचो कि अभी तो सर ने 5% ही पढ़ा है, ये तो आसान है। आप ये देखो जो मैं 5% पढ़ा रहा हूँ ये समझ आ रहा है? Yes, sir. बाउंसर मत हो रहा है कुछ? No. ठीक है, हम आगे चले। Yes, sir. ठीक है, अब करना कुछ नहीं है। देखो हमने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ लिया है, अब मुझे ना आपको यही चीजें जो जहां जहां पे दिक्कत आ रही है ना, इसको मुझे ठीक करना है। ठीक है ना? चलो अब इसी क्वेश्चन को मैं बेस बनाता हूं, ठीक है ना? इसी क्वेश्चन को बेस बनाता हूं और एक एक चीज में इसमें ऐड करूंगा, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे। ठीक है, तो हाउ आई शुड प्रोसीड, हाउ आई शुड प्रोसीड लाइक दिस। ठीक है, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी जहां जहां साइड में आ जाएगा मैं उसको साइड में समझा दूंगा और हम इसी क्वेश्चन को बेस बना के आगे चलेंगे। ठीक है, मतलब अब हमने इस वाले क्वेश्चन में जो पहले प्रॉफिट दिया था वो नेगलेक्ट ही किया, कौन सा प्रॉफिट? इसी वाले क्वेश्चन में ऊपर। कहाँ ऊपर? तो कुछ था नहीं था ऊपर, तो यही था ना, 20,000 ही था ना, ये 50,000 था ना। नेगलेक्ट क्या किया मुझे बताओ? सर क्वेश्चन था ना मेरा कि अगर हमें ये बैलेंस शीट भी दे करो, उसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी दे करो, लेकिन उससे पहले हमें नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर भी दे करो, उस केस नहीं, में। फिर तो वो सेम होना चाहिए ना, वो डिफरेंट नहीं होगा। अगर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया होगा तो इसमें तो जाने की जरूरत ही नहीं है। वैसा नहीं होगा केस में, या तो नेट प्रॉफिट दिया होगा या तो आपको बैलेंस शीट दी होगी। अगर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर सीधे दिया तो फिर तो वही फिगर लेने हैं, फिर इसमें जाना नहीं है। बट वैसा नहीं होगा। प्रॉब्लम का बात ये जब वो नहीं दिया होता है तब आपको यहाँ पे जाना होता है। ठीक है, अब मैं एक चीज लेता हूं, आपको बताना है इम्पैक्ट क्या होगा। गुडविल, सपोज इस साल 70,000 है, लास्ट ईयर 80,000 है, तो आप मुझे बता सकते हो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? सर इससे हमारा ऑपरेटिंग जो कैश होगा वो काम हुआ होगा, हमें ऐड बैक करना है तो क्योंकि हमने क्या goodwill- किया होगा? 70,000, अगर 80,000 की गुडविल अब 70,000 हो गई, इसमें मतलब हमने गुडविल को क्या किया था? written एमोटाइज off। किया था। एमोटाइज किया था बेटा। हाँ सर। एंट्री क्या की होगी हमने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब गुडविल क्या है मेरा? नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या है? नॉन नॉन कैश। कैश। तो मैंने अभी प्रॉफिट तो कमाया 70,000, बट अगर आप बोलो मुझे कैश प्रॉफिट कितना कमाया होगा, तो मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा गुडविल एमोटाइजेशन। क्या करना पड़ेगा? गुडविल अमोर्टाइजेशन ऐड। ठीक है साहिबा बेटा, अगर मैंने गुडविल देखो यहाँ पे कम हो गई है, तो इट मीन गुडविल अगर कम हुए, क्यों कम हो गया? ये मैंने गुडविल को एमोटाइज किया है। एमोटाइज किया तो एंट्री क्या की होगी? सर एंट्री की होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल तभी कम हो गई। तो प्रॉफिट जो मेरा कम हो गया, तो प्रॉफिट मेरा ये नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसको मैं क्या करूंगा? इसको ऐड करूंगा, इसको ऐड करूंगा, तो मेरा आएगा अभी कैश प्रॉफिट 80,000। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मेरा अभी कितना होगा? 80,000। ठीक है, सर अभी मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ एसेट साइड या लायबिलिटी साइड है,
मैं अभी जस्ट कहीं पे भी पिक्चर आती है मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब जैसे मेरा है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पहला 2 लाख था, अभी 1,80,000 है। कितना है? 1,80,000 है। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, मतलब ये नहीं बोला है मैंने कोई नया प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया या सेल किया है। इतना इंफॉर्मेशन दिया है कि प्लांट एंड मशीनरी पहले 2 लाख था, अब 1,80,000 है। इसका मतलब क्या हो गया? हाँ साहिबा बेटा, अगर इतना ही चीज दिया है कि प्लांट एंड मशीनरी पहले 2 लाख था, अब 1,80,000 है, इसका मतलब क्या हो गया? हमने सेल किया, डेप्रिसिएशन नहीं, मैं खुद बोल रहा हूँ ना, सेल किया है ना परचेज किया है। ये कुछ डेप्रिसिएशन इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो आप कैसे बोलोगे सेल किया है? इट मीन्स ये डेप्रिशिएट किया है। डेप्रिशिएशन का एंट्री क्या किया होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो पीएनएल से डेप्रिशिएट किया है 20,000, जबकि पीएनएल से ये 20,000 जो कम किया है ये नॉन कैश एक्सपेंस है। तो कैश में तो आपने ज्यादा ही कमाया होगा ना, तो उस 20,000 को भी क्या करेंगे? सर उस 20,000 को भी हम क्या करेंगे? सर उस 20,000 को हम ऐड करेंगे, बिकॉज वो नॉन कैश एक्सपेंस है। तो कैश में आपने प्रॉफिट जितना कमाया होगा वो होगा दिस 80,000 प्लस 20,000। तो कैश में आपने कितना कमाया होगा? 1 लाख कमाया, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आया कि प्लांट इतना था फिर इतना हुआ, हम नहीं ले सकते एजम्पशन कि हमने सेल किया। नहीं बेटा, क्यों करोगे एजम्पशन? वो गलत है ना। वो गलत एजम्पशन है। सबसे सही एजम्पशन है कि भाई 20,000 कम हुआ, ये डेप्रिसिएशन की हो, डेप्रिसिएशन की होगी। डेप्रिसिएशन लगाते हो कि नहीं लगाते हो? हाँ तो ये सबसे वैलिड एजम्पशन है कि डेप्रिसिएशन किया होगा। तो से कि ये प्लांट एंड मशीनरी सेल किया होगा, क्वेश्चन में वैसी हिंट होनी चाहिए, ठीक है। ठीक। मैं प्लांट एंड मशीनरी पे आ जाऊंगा, अभी मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा प्लांट एंड मशीनरी पे। चलो प्लांट एंड मशीनरी पे अलग से एक क्वेश्चन बनाते हैं। मैं एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप चलना चाहता था, मैं कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता था, तभी मैंने अभी वो वाला कंसेप्ट नहीं होगा, पर तुमने उठाया तो चलो मैं उसको डील करता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी में अब क्या क्या आ सकता है? एक इतना था, जो अभी सिंपल क्वेश्चन है, प्लांट एंड मशीनरी 2017 में 1,80,000 है, 2016 में 2 लाख है। अब बताओ इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? तो आप सिंपल बोलोगे सर कुछ नहीं है, ये 20,000 की क्या लगी होगी? डेप्रिसिएशन लगाई होगी, ठीक है। तो 20,000 की डेप्रिसिएशन लगाई होगी, तो इससे क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ होगा, जबकि कैश फ्लो ज्यादा हुआ होगा। तो आप सिंपली 20,000 क्या करोगे? ऐड करोगे, तो अराइव एट कि कैश कितना जनरेट हुआ होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। यस सर। साइबा बेटा क्लियर हो गया? अब मैं कॉम्प्लिकेट करूं, आपको बताना क्या ट्रीट तरीका हो। 2 लाख है, अब बेटा ये हो गया है 3.5 लाख। इतनी इंफॉर्मेशन है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी है इस साल की डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज की है। नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है इस साल आपने प्लांट एंड मशीनरी जो न्यू परचेज किया वो किया था 1,70,000। अब मुझे बताओ इतनी सारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कैश फ्लो में क्या इंपैक्ट आएगा, चाहे ऑपरेटिंग, चाहे इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, बताओ। फिर क्या लिखा आपने? मैंने लिखा कि प्लांट एंड मशीनरी जो बैलेंस शीट में दिया है, ठीक है, वो 2016 में 2 लाख था, 2017 में वो बैलेंस शीट में दिख रहा है 3.5 लाख, ठीक है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के नीचे दिया है क्वेश्चन में कि इस साल आपने प्लांट एंड मशीनरी 1,70,000 का परचेज किया है। क्वेश्चन समझ आया? अब मुझे आप बताओ, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, ये सब 2 इंफॉर्मेशन से आप क्या क्या समझ पाओगे कि कैश फ्लो में कहां पे क्या एडजस्टमेंट करनी है आपने? सर पहले हम देखेंगे लास्ट ईयर कितनी थी और इस साल कितनी है। बेटा इस पहले लास्ट ईयर 2 लाख थी, इस साल 3.5 लाख, बताओ। हाँ सर ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने इस साल कितनी कमाई, इस साल कितने ली है, तो वो हो गया 2 लाख प्लस वो हमें होनी चाहिए इस साल बैलेंस शीट में 3,70,000, लेकिन हमें दे रखा है इस साल है 3,50,000। इट मीन्स कि हमने 20,000 डेप्रिसिएशन किया है।
देखो साहिबा बेटा नातिका ने क्या किया, नातिका ने किया कि सर अगर 2 लाख का पहले था, ठीक है सर, इस साल मैंने 1,70,000 का और परचेज कर लिया, हाँ तो सर मेरी बैलेंस शीट में तो 3,70,000 होना चाहिए था क्लोजिंग बैलेंस, बट वहां पे कितना है 3750 350। ठीक, मैंने 20,000 का क्या किया है डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएट। ये मेहनत इसने कर ली निकाल के, बहुत अच्छा किया। अब मुझे बता दो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करोगे, इस 20,000 के डेप्रिसिएशन को क्या करोगे और एड वन लाख बैक साठ का परचेज को क्या करोगे बताओ। सर, जब हम परचेज करेंगे तो ये आउटफ्लो हो जाएगा कहाँ से, सर, फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सर 1,70,000 का जब मैंने परचेज किया एसेट, तो दिस इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ 1,70,000 ऑफ द एसेट is an investing activity. So when I make that statement B, cash flow from investing activity, I will show purchase of plant and machinery as an outflow of 1,70,000। ठीक है, यस ठीक है साहिबा बेटा। Yes, sir. अब सर जब मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो उसमें मुझे ख्याल रखना है कि मेरे पास जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा है ऊपर में, उसमें मुझे 20,000 ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज उस नेट प्रॉफिट में जो भी वहां पे फिगर आ रही है उसमें से 20,000 का ऐसा खर्चा लेस हुआ है जो नॉन कैश एक्सपेंस है। तो कैश तो इससे ज्यादा ही कमाया होगा ना, तो वहां पे मुझे 20,000 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और इसको लेस करना पड़ेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ऐड करना मतलब इनफ्लो और लेस करना मतलब आउटफ्लो। ठीक है, हाँ गॉट इट और नॉट। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने प्लांट एंड मशीनरी का ख्याल रखना है कि ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना है, परचेज कितना किया था, परचेज इतना किया था तो इतना होना चाहिए था, इतना ही है, तो और डिफरेंशियल जो है वो आपने क्या किया है, डेप्रिशिएट किया है। ठीक है, अब प्लांट एंड मशीनरी पे ही कर रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ प्लांट एंड मशीनरी को। आज की जो रिविजन लेक्चर होगी ना, इसके बाद तुम लोग क्या करना, तुम लोग क्वेश्चंस कर लेना आप इस चैप्टर के, ठीक है ना, बुक से। फिर जो जो क्वेश्चंस तुम्हें रह जाएंगे या जो जो पॉइंट्स की एडजस्टमेंट तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम उसको नोट करना, और 2-3 दिन बाद हम दोबारा से लेक्चर लेंगे, उसमें हम उन्हीं को करेंगे। तो दैट विल बी अदर वे अराउंड। आज क्या कर, आज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसको समझा रहा हूँ, उस दिन आप बोलो कि सर इस पॉइंट को समझा दो, उसमें मैं नए से ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें आप बताओगे सर हमने क्वेश्चन किया था इसकी एडजस्टमेंट हमें समझ नहीं आई, ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, समझ आई बात। बट आज मैं जितनी हो सके मेरे से एडजस्टमेंट, हम इंशाल्लाह 4 बजे तक इसको खींचेंगे, वो एडजस्टमेंट कराऊंगा। ठीक है, ओके प्लांट एंड मशीनरी है। अभी प्लांट एंड मशीनरी पिछले साल 2 लाख था, इस साल 1,70,000 की है, सॉरी 1,30,000। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन दी है, आपने प्लांट एंड मशीनरी सेल किया जिसकी डब्ल्यूडीवी थी या जिसकी बुक वैल्यू थी 50,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20,000। बताओ आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या एंट्री होगी। और इतना क्वेश्चन में दिया है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख। $1,20,000 की। अब बताओ मुझे नातिका साहिबा बेटा, बताओ सर अब जो कुछ भी नहीं समझ समझ। आ रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या एडजस्टमेंट होगी, इतनी सी इंफॉर्मेशन से क्या समझ आ रहा है आप सबको। फिर जो इसमें लॉस हुआ है वो हम वापस से ऐड बैक करेंगे ऑपरेटिंग। सर अगर कुछ लॉस हुआ है उसको एड बैक करेंगे, कितना लॉस हुआ है, 30,000। हाउ कम 30,000। बुक वैल्यू 50,000 थी, हाँ, 20,000 थी। नहीं मैं दोबारा से पढ़ूं क्या लिखा है मैंने, शायद मैंने जो पढ़ा है आपको समझ नहीं आया।
प्लांट एंड मशीनरी सेल किया आपने, जिसकी बुक वैल्यू 50,000 थी, एट ए प्रॉफिट ऑफ 20,000 आपने सेल किया, अच्छा, एट ये ए तो प्रॉफिट ऑफ 20,000। वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेस होंगे, हम्म ये प्रॉफिट 20 ऑपरेटिंग लेस। तो पहली चीज ये थी कि लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। हाँ सर जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट बताएंगे तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो 2 लाख है, इसमें से एक नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 20,000, वो लेस होना चाहिए। हाँ ये 20,000 जो मैंने कमाया है ऑपरेटिंग, ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, नो ये सर, प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। मेरा मेरा काम थोड़ी है फिक्स्ड एसेट को बेचना और वहां से प्रॉफिट कमाना। मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, वही सेल परचेज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, वहां से जो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है कि मैंने टेबल बेच दिया वहां से प्रॉफिट हुआ, या यहां से लॉस हुआ, मैं नहीं बोलूंगा मेरे ऑपरेशन से लॉस हो रहा है। तो इस प्रॉफिट को मुझे लेस करना पड़ेगा, तो ये 20,000 जो है मैं लेस करूंगा इससे, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 20,000, इसको मैं माइनस करूंगा, बिल्कुल ठीक है। तो एक चीज आपने बोली कि सर प्रॉफिट जो हुआ था 20,000 का, सिंस दैट इज माय नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसको मैं लेस करूंगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 20,000 लेस करूंगा। और एक एडजस्टमेंट होगी, एडजस्टमेंट नंबर 1 होगी, और इन्वेस्टिंग में इनफ्लो, एक्टिविटी में हम ऐड कर इनफ्लो करेंगे, किसमें? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सर अगर मैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाऊंगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बोलूंगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उसमें मैं बोलूंगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है उसमें कितना ऐड करूंगा, प्रोसीड्स, इनफ्लो, कितना कैश आया होगा मुझे जब मैंने ये प्लांट मशीन को भेजा होगा। 75, अगर उसकी 50,000 की कॉस्ट थी, मैंने 20,000 के प्रॉफिट में भेजा, तो मेरे को कितना आया होगा इनफ्लो, 70। 70। होगी 2 एडजस्टमेंट, और कोई एडजस्टमेंट? हाँ, नो सर, गोवा दिमाग बंद। सर डेप्रिसिएशन की 1 मिनट। हाँ डेप्रिसिएशन, You have to look at the things in the holistic manner, ठीक है। तभी कैश फ्लो थोड़ा टफ लगता है। हम क्या करते हैं, हम सोचना बंद करते हैं, फिर सर आता है, सर बोलता नहीं बेटा इस एंगल से भी जरा सोचो। अगर सर 30,000 2016 में अगर 2016 में मेरी प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट थी 2 लाख रुपए, ठीक है, उसमें से मैंने 50,000 का एसेट बेचा, तो कितना बचना चाहिए बचना चाहिए 150। बेटा? विजुअलाइज करो, 2 लाख के एसेट थे, 50,000 का निकल गया, तो टू प्लांट एंड मशीनरी 50,000 गया, पीछे कितना बचना चाहिए? 1.5 लाख। 2 लाख माइनस 50, कितना बचना चाहिए 150। बेटा? है कितना? Now you will 120। compare this 1,50,000. This is no more 1,02,000 lakh. This is 1,50,000. Now you compare 1,50,000 with 1,20,000. अरे कम क्यों हो गया? ड्यू टू सर डेप्रिसिएशन। कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है ना, तो मतलब डेप्रिसिएशन है, बाकी जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वो तो दी थी। लॉस नहीं है, प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। तो और भी कम हुआ है तो क्या हुआ है सर, डेप्रिसिएशन लगाई होगी 30,000 की, अब 30,000 की डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट बता दो। सर ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है ना, ये आया है उस 30,000 की डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद, तो उस 30,000 की डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, ऐड। ऐड बैक करेंगे, बिकॉज दैट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ऑपरेशन से मैंने प्रॉफिट ज्यादा कमाया होगा, तो ऐड करूंगा मैं डेप्रिसिएशन, क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन में ऐड करूंगा 30,000। तो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा 2 लाख प्लस 30,000, 2,10,000 माइनस 20,000, दैट इज 2,10,000। साहिबा बेटा आपको ये समझ आया? नातिका बेटा आपको समझ आया कहाँ पे गलती लग रही थी? हाँ सर, ये एंटर में नहीं करती थी। ये गलती होती थी, हाँ अब ये गलती नहीं होगी। ना। एक जब भी आप पढ़ते हो ना, मैंने शायद पहले भी बोला था, एक कॉपी रखा करो जिसमें ना यही चीजें लिखा करो। ये गलती एक बुलेट पॉइंट पे लिखना है, डू नॉट फॉरगेट टू चेक वेदर डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड और नॉट, कंपेयर द ओपनिंग बैलेंस एंड द क्लोजिंग बैलेंस। द एग्जामिनर may try to keep some information hidden, so you have to use your mind। भाई कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा तो नहीं है छोड़ दी है, मैं इतना ही कहता मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, इसके बाद भी आपने देखा कि वहां से ये चीजें राज निकल गए ना। मैंने कहीं नहीं बोला था मेरे पास कैश आया हुआ 70,000, आप लोगों ने खुद ही अपना दिमाग चलाया कि सर 70,000 आया होगा कैश, मैंने कहीं लिखा था 70,000 कैश आया? तो आपने खुद अपना दिमाग चलाया
कि 50,000 तो कॉस्ट थी, 20,000 का प्रॉफिट हुआ, कैश फ्लो 70,000 आया होगा, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसी तरीके से आपको दिमाग चलाना है कि डेप्रिसिएशन तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है, तो ये चीजें आपको ख्याल रखनी है। तो साहिबा बेटा, नातिका बेटा, अभी गलती तो नहीं होगी ना? नो। नो सर। आगे चले, मजा आ रहा है पढ़ने में, रिवीजन ठीक से हो रही है यस सर। कि कुछ करा पालन टाइम तो जाए तो हम टाइम तो जाए, ना ना। ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है ना? नो। नो। चलो, अब एक और क्वेश्चन होता है जिसमें बच्चों को डाउट होता है, ठीक है ना? अब उसको लेते हैं। योर फेवरेट इनकम टैक्स, होता है इनकम टैक्स में डाउट? नो सर। इनकम टैक्स के बारे में लिखा है, ये कैसे आता है लिख के मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखा होता है प्यारा प्यारा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, क्या लिखा होता है? ये बैलेंस शीट है जो पिछले साल की है, ये पिछले साल की, ये इस साल की है। यहाँ पे लिखा है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। यहाँ है, पिछले साल था 40,000, पिछले साल था 40,000, इस साल है 30,000। और कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं दी है तो बता दो क्या करोगे। बैलेंस शीट में पिछले साल का बैलेंस शीट का फिगर दिया है कि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है 40,000, इस साल का प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है 30,000। इतनी इंफॉर्मेशन दी है, अभी कंप्लीकेट नहीं कर रहा हूँ चीजों को, इतनी इंफॉर्मेशन दी है, बताओ क्या करोगे? 10,000 लॉस हुई। हम्म 10,000 हमने पे की होंगी। एक लॉजिक ये निकलता है, और कोई ट्राई? नातिका आपका? सर यही। देखो इम्पैक्ट इतना ही आता है, बट इसको हम ऐसे नहीं समझते, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो इसको आपको ऐसे याद रखना है। पहले ये बताओ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का मतलब क्या है। अगर मैं पिछले साल की बैलेंस शीट देखूंगा, फॉर द टाइमिंग आप इस 2017 की बैलेंस शीट को भूल जाओ, 2016 की बैलेंस शीट देखो, आपने प्रोविजन किया है 40,000, इसका मतलब क्या है? इनकम टैक्स के लिए आपने प्रोविजन, प्रोविजन कब आप करते हो? जब हमने फ्यूचर में जब आपको लगता है फ्यूचर में आपकी कोई लायबिलिटी होने वाली है, बट आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होता है, तभी आप प्रोविजन करते हो। यस सर। बिल्कुल यही करते हैं नॉर्मली। अब इनकम टैक्स के बारे में नॉर्मली आपको बताया था यार, सीधी सी बात है। इनकम टैक्स नॉर्मली क्या होता है कि भाई इस साल जो आपको लग रहा है प्रॉफिट हो रहा है, इस पे आपको सपोज आपका 40% 30% टैक्स रेट है, उस हिसाब से आप बोलो कि इस साल का इतना टैक्स बनेगा। अब वो टैक्स क्योंकि आपको बाद में पे करना होता है, अगर 31 मार्च की बात करूंगा 31 में आपको बैलेंस शीट बनाओगे, बट जो प्रॉफिट आपको, प्रॉफिट में जितना भी टैक्स आएगा, इसकी असेसमेंट आपको कब होती है? सितंबर के अराउंड होती है। तो आपको इसका टैक्स कब पे करना है? सितंबर में पे करना है। तो अभी तो टैक्स पे नहीं करोगे, तो आप इसके लिए क्या करते हो? प्रोविजन करते हो, बिकॉज जो एक्जैक्टली नोट ऑफ कितना अमाउंट होगा रफली आप बता सकते हो, और उसमें भी आपको पता है इनकम टैक्स में फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। मैंने आपको बोला कि कुछ एक्सपेंस होते हैं जो आपको इनकम टैक्स में अलाउ होते हैं, अकाउंटिंग में नहीं होते, या अकाउंटिंग में होते हैं इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होते। इनकम टैक्स के अपने रूल्स होते हैं, वो आप जब इंशाल्लाह सीए में आ जाओगे तब आप वो चीज पढ़ोगे। फिर डेफर्ड टैक्स एसेट टू डेफर्ड लायबिलिटी का पोजीशन भी ट्रिक होता है, वो हम बाद में करेंगे। बट मोटा मोटी आपका सिंपल फायदा है, फंडा है। देखो भाई मेरे को, सपोज मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, इससे ज्यादा वो क्लैरिटी आ जाएगी। इसको मैं 45,000 रख लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं 45,000 रखता हूँ। तो अगर मेरा इस साल की इनकम 1.5 लाख है, प्रॉफिट सपोज मुझे 1.5 लाख आ रहा है, तो मैं सिंपल सिंपल बोलूंगा भाई इनकम टैक्स के हिसाब से मुझे 30% टैक्स भरना पड़ता है, तो मेरा जो टैक्स पेएबल बनेगा वो 45,000 बनेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया काम, मैंने 45,000 का प्रोविजन कर लिया। इस साल मैंने 30,000 का प्रोविजन किया, तो इसमें हम क्या मानते हैं कि ये जो पिछले साल का प्रोविजन किया था हमने, ये पिछले साल की पीएनएल से लेस किया था, प्रोविजन किया था, और इस साल हमने इसको पे कर दिया। क्या कर दिया? पे कर पे। दिया। और इस साल के लिए आप मुझे नेक्स्ट जून जुलाई में कितना टैक्स देना पड़ेगा, उसके लिए मैंने प्रोविजन किया है। समझ आई बात, क्या मतलब निकला इसका? तो ये मैंने पिछले साल की पीएनएल से लेस किया था, ये 45,000, ये मैंने इस साल की पीएनएल से लेस किया। अब ट्रीटमेंट क्या होगा सर? ट्रीटमेंट ये होगा कि ये मैंने इस साल की पीएनएल से लेस किया 30,000, इसको मैं क्या करूंगा? इसको मैं ऐड बैक करूंगा। क्या करूंगा? एड बैक। ऐड बैक करूंगा। तो ये जो मेरा अभी निकला है 1 लाख, इसमें से मैं ऐड करूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या करूंगा? प्रोविजन फॉर टैक्स, बिकॉज ये इस साल की पीएनएल से लेस हुआ है और इससे अभी कैश नहीं गया है, ठीक है। यहां तक समझ आया?
ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल का मेरा 30,000 है, ये आपको मानना है कि ये मैंने इस साल प्रोविजनिंग कर ली है, तो इसको मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। और ये जो 45,000 का है, ये जो 45,000 का है, ये मैंने पिछले साल प्रोविजन किया था, इसका मैं मानता हूं ये मैंने इस साल पे किया होगा, इस साल पे किया होगा। तो इनकम टैक्स को पे करना इज माई ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इसको मैं यहाँ पे लेस करूंगा, लेस इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड 45,000 में लेस होगा। नेट इंपैक्ट वही 15,000 आता है जो आपने पहले बोला है, बट इसको रीड कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझा दूं। होता क्या है, सर हम नहीं कर सकते डायरेक्ट इनके डिफरेंस जो अमाउंट होता है नहीं वो गलत तरीका है, जुगाड़ है वो, बट सही तरीका नहीं है। होता क्या है मैं आपको बताता हूं, देखो मैं इसको दूसरे पेज पे समझा देता हूं। एक प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना दे, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसमें था बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000, ठीक है, ये पिछले साल का बैलेंस था। तो 1 अप्रैल 2016 को ये बैलेंस था 45,000, ये आपने लास्ट ईयर प्रोविजन किया था। ये लास्ट ईयर प्रोविजन कैसे किया था, उस वक्त आपने एंट्री की थी, उस साल में, उस साल में एंट्री की थी आपने, उस साल आपने एंट्री की थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मतलब 31/3/2016 को आपने एंट्री की थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 45,000 तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ठीक है बेटा, ये आपने एंट्री की थी। अब इस साल जब जून जुलाई आएगा, आप इस प्रोविजन को पे करोगे, क्या करोगे, इनकम टैक्स को पे करोगे। सपोज 30 सितंबर को आपने ये पे कर लिया, तो आपको 30 सितंबर को क्या एंट्री करोगे, टू बैंक 45,000, टू बैंक 45,000, ये आपने पे कर लिया, ठीक है बेटा। नाटिका समझ आया, ये 45,000 का प्रोविजन लास्ट ईयर किया था, इस साल जब आपने इनकम टैक्स की असेसमेंट कर ली तो उसमें आपने ये 45,000 पे कर लिए। टू बैंक कितना हो गया, जवाब दे दो, टू बैंक कितना हो गया 45,000। अब जब 31 मार्च आएगा 2017, अब आप बोलोगे कि भाई इस साल कितना प्रोविजन करना है, तो आपको पता चला इस साल आप जो आपको प्रोविजन करना है वो आपको करना है 30,000 का, कि इस साल का जो इनकम आ रहा है उस हिसाब से आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा 30,000, तो आप उसका प्रोविजन करोगे। तो इस साल अब आएगा 31/3/2017, तो 31/3/2017 को आप एंट्री करोगे, 31/3/2017 को आप एंट्री करोगे, क्या एंट्री करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to provision for income tax. प्रोविजन फॉर टैक्स 30,000। हम्म, तो यहां पे आप करोगे बाई पीएनएल 30,000, और यहां पे आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 30,000। तो जब आप दो बैलेंस शीट्स बनाओगे तो वहां पे आपको दिखेगा पिछले साल का बैलेंस 45,000, इस साल का बैलेंस 30,000। अब हुआ क्या है, अब आपने जब इसको पूरे अकाउंट को देखा, आपने देखा इस साल आपने पीएनएल से कितना लाया 30,000, और इस साल आपने कितना पे किया 45,000। अब जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, ये 30,000 आप क्या करोगे, पीएनएल की बैलेंस को ऐड करोगे, उस नेट प्रॉफिट को ऐड करोगे। ये जो 30,000 है बेटा, ये जो 30,000 ये आप क्या करोगे, ऐड करोगे, किसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट को ऐड करोगे। ये क्या करोगे, ऐड करोगे, बिकॉज दिस इज नॉन कैश एक्सपेंस। और ये जो 45,000 है ये तो पीएनएल में कहीं नहीं गया, तो ये जो ऊपर नेट प्रॉफिट है उसमें कहीं नहीं हुआ है, बट ये 45,000 अल्टीमेटली पे हो गया है। अब ये अल्टीमेटली पे हुआ है, तो ये आप क्या करोगे, ये आप लेस करोगे, लेस करोगे किसमें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये आप लेस करोगे, ये आप लेस करोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, बिकॉज ये आप माइनस करोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिकॉज इनकम टैक्स जो आपने पे कर लिया वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाओगे उसमें आप ये 45,000 लेस करोगे, बिकॉज ये आपने इस साल इनकम टैक्स पे कर लिया। समझ आई बात, yes तो इसकी sir. दो एडजस्टमेंट होगी, जो 30,000 लेस हुआ है पीएनएल से वो पीएनएल में ऐड हो जाएगा, और जो 45,000 इस साल पे हुआ है एक्चुअली वो आपने मानना पड़ेगा कि ये 40,000 पे किया है। अगर क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा है तो आपको यही मानना है लास्ट ईयर का जो प्रोविजन था वो मैंने इस साल पे कर लिया है, तो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस जाएगा, और इस साल का जो मैं पीएनएल से लेस किया है वो उसको मैं ऐड बैक करूंगा। समझ आई बात, yes sir. मैं इनकम टैक्स को लेकर 2-3 एडजस्टमेंट आपको और कराऊंगा, ठीक है।
यहां तक समझ आया आपको? यस सर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं। अब इतनी इंफॉर्मेशन दी है, जो ऊपर वो इंफॉर्मेशन थी ना, जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी थी, उसके जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी थी, चलो अब आप लोग बताओ ये क्या करना है, ठीक है? साहबा बेटा अटेंटिव है ना? यस सर। चलो, इतनी इंफॉर्मेशन दी थी ना, उसी को लेके मैं कुछ और क्वेश्चन पूछूंगा। आपको बताना है क्या करना है। ये 2017 है, 2016। अगर कुछ नहीं दिया था तो आपने माना था कि जो पिछले साल का 45,000 है, ये इस साल पे किया होगा आपने, जिसको आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेस करोगे, और ये 30,000 आपने इस साल पीएनएल से लेस किया, इसको ऐड करोगे। अब मैं बोलता हूं, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 25,000। अगर मैंने इतना बोला कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 25,000, अब बताओ क्या होगा? सर ये 25,000 हमने ड्यूरिंग ईयर 27 मतलब 2017 को पे किया है। हाँ, 2017 वाले जो ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर मतलब ना, ये 1 अप्रैल 16 से, ड्यूरिंग द ईयर मतलब इस टाइम पीरियड में 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 के बीच में पे कर लिया है। मतलब जो 30 में से हमने 25 पे किया है। 30 में से नहीं, 30 में से नहीं, मैंने 45 प्रोविजन कितने का किया था? 45 में से 45,000 का। मैंने 45,000 का प्रोविजन किया था कि भाई 45,000 का मेरा खर्चा होगा। अल्टीमेटली खर्चा कितना हुआ मेरा? 25,000। तो मैंने 25,000 ही पे किया होगा। हाँ तो अगर मैं ये बनाऊंगा यहां से कितना गया होगा टोटल? 20। 25,000 ही गया होगा। तो बैंक 25,000 ही गया होगा। तो 45,000 में से 25,000 चले गए, पीछे कितना बचा अभी प्रोविजन? हाँ, 55 50,000 कैसे बचा? 45,000 में से 25,000 चले गए। साल का। मैंने 45,000 का प्रोविजन किया था, ये सोचते हुए कि 45,000 का खर्चा लगेगा, बट खर्चा कितना हुआ एग्जैक्टली? 25,000। पीछे कितना बचा है? 20,000। 20,000। अभी मेरा कितना है यहाँ पे? 30,000। अब मुझे लग रहा है मुझे 30,000 की प्रोविजन की जरूरत है, तो मैंने पीएनएल से कितना डेबिट किया होगा? खाली 10,000 ही किया होगा। तो अब ये समझ आ रहा है इस साल के पीएनएल से कितना लेस हुआ होगा? 10,000 10,000। तो पीएनएल से कितना ऐड करूंगा वहां पे? 10,000। और एक्चुअल कैश आउटफ्लो इनकम टैक्स पेड कितना दिखाऊंगा? 45। तो जो ऊपर पहले वाले केस में क्या हो रहा था, 45,000 लेस हो रहा था नीचे, और 30 ऐड हो रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। जब इन्होंने बोला कि एक्चुअल टैक्स आपने 45,000 पे किया, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एक्चुअल कैश कितना गया है? 25,000। तो 25,000 नीचे माइनस होगा। और पीएनएल से कितना अल्टीमेटली डेबिट हुआ है भाई? 20,000 तो पहले ही बचा हुआ था प्रोविजन, टोटल प्रोविजन 30,000 है। 20,000 पिछले साल तक चलता आ रहा है, तो इस साल आपने पीएनएल से कितना डेबिट किया है? 10,000। तो वही 10,000 ऐड होगा पीएनएल से। समझ आई बात? यस सर। हम क्वेश्चन को चेंज करूं। आपने प्रोविजन किया था 45,000 का, आपने प्रोविजन किया था 45,000 का, बट पता चला कि उस साल आपकी जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी थी वो 60,000 हो गई थी। अब आप क्या बोलोगे? सिंपली अकाउंट बनाओ भाई, 60,000 का पे कर लिया, 60,000 का पे कर लिया, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना हो गया? 60,000 का लेस हो गया, जो एक्चुअल पे कर लिया वो तो दिखाना ही दिखाना है ये, क्योंकि जब आप 60,000 पे कर लिया, आपने एंट्री कर दी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये तो कहीं पीएनएल में हिट हुआ ही नहीं है, तो ये आपको वहां से नहीं दिखेगा, ये आपको अल्टीमेटली दिखाना पड़ेगा अलग से माइनस 60,000। बट द पॉइंट इज, अब पीएनएल से आपने कितना निकाला होगा? 60 + 30 = 90,000। इसको भी जब बैलेंस करोगे 90,000 के लिए, तो पता चला इस साल आपको पीएनएल से कितना डेबिट करना था? 45,000। 45,000। तो अब क्या हो गया? 60,000 आपने पे कर लिया, 60,000 आपने पे कर लिया, वो 60,000 जो आपने पे कर लिया, ये आपका जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, नीचे में इनकम टैक्स पेड, और ये जो 45,000 है ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट को ऐड।
तो आप हर जगह देखते हैं कि नेट मेकर उतना आता है, बट वैसे नहीं दिखाना है, आपको अलग अलग करके दिखाना है। 60,000 को आउटफ्लो दिखाना है और 45,000 को वहां पे ऐड करना है एज नॉन कैश एक्सपेंस। समझ आई बात? यस सर। अब जब आप इसको खुद क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी इस पॉइंट को लेके। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया, जिसमें मैंने ये प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बोला कि ये मैंने बेच दिया था, तो उसमें आपको उस एंगल से ख्याल रखना है। अगर बेच दिया, फिर बुक वैल्यू कितनी बची थी, फिर वहां पे क्या बोलते हैं उसको, दूसरी चीज को, बुक वैल्यू इतनी बची थी, तो डेप्रिसिएशन तो नहीं लगा है, तो उस एंगल से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। कॉरस्पॉन्डिंगली अगर लॉस हो गया तब क्या है, उसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। फाइनेंसिंग में भी ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, फाइनेंसिंग वाली मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी, ठीक है ना। टेक्स्ट वाला भी हो गया। और कहाँ कहाँ पे आपको डाउट लगते थे इसमें? इसमें अब आप सर साहिबा एक काम करना बेटा, और नातिका दोनों को बोल रहा हूँ, अब आप इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करना, आज शाम से ही क्वेश्चन स्टार्ट कर लेना, ठीक है ना। बताओ, कुछ बोलने वाले थे। सर हम कर देना डिबेंचर्स रिडीम, हम्म। मतलब जो हमने रिडीम किए हैं उस मतलब जितने परसेंट होते हैं उस पे हम इंटरेस्ट देते हैं। हाँ, जो बच्चे रहते हैं हमारे पास डिबेंचर्स, उन पे भी हमें इंटरेस्ट देना होता है। क्यों नहीं दोगे? क्यों, लॉजिकली बताओ मुझे, क्यों नहीं दोगे? एक क्वेश्चन कर ले। हाँ एक क्वेश्चन है, एक फाइनेंसिंग का एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगा ना। ये आ गया 2016, ये आ गया 2017। 70। शेयर कैपिटल हम्म 5 लाख, 3 लाख, ठीक है। सिक्योरिटीज, प्रीमियम, रिजर्व 40,000, 60,000, 10% डिवेंचर्स, ₹4 लाख, 1 लाख, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन दिया है। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख है। अब बताओ, ये 3 एंट्री से आप बताओ क्या क्या इंपैक्ट आएगा। पहले होगा इनफ्लो फ्रॉम शेयर कैपिटल। सर पहले क्या है ना, ये जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, अब यहाँ 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है, अब बताओ बताओ, आप बताओ नातिका। सर इसे हमें इन्वेस्टिंग भी कर, ये ऑपरेटिंग भी निकालना है। सारा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इन 3 से इतनी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, एक और चीज में अगर कुछ नहीं लिखा है, डिबेंचर जो है, डिबेंचर्स रिडीम्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, ये भी मैंने बोला। 31 मार्च 2017 को मैंने डिबेंचर्स रिडीम कर लिए। अब बताओ। पहले हम लेंगे नेट प्रॉफिट 10,000। 10,000 नहीं है बेटा, 1 लाख है। अच्छा 1 लाख। उसके बाद हम देखेंगे डिबेंचर्स रिडीम पे हमने कितना इंटरेस्ट दिया। कितना? 10% हमने। आप रिडेम्पशन पे इंटरेस्ट नहीं देते हो बेटा, आपके डिबेंचर्स जितने भी आउटस्टैंडिंग थे उस पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है। आपके पूरे साल में डिबेंचर्स कितने आउटस्टैंडिंग थे? 4 लाख। 4 लाख। क्योंकि 1 आपने लाख। 3 लाख रिडीम किया, वो कब किया? 31/3/2017 को। तो आपने पूरे 4 लाख पे इंटरेस्ट दिया होगा, रिडेम्पशन पे इंटरेस्ट नहीं देते हैं। आपको जितने भी डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग थे उस पे इंटरेस्ट देना है कि नहीं साहिबा? यस सर। तो 4 लाख पे आपने पूरे साल का इंटरेस्ट दिया होगा। 4 लाख पे 10% कितना होता है? 40,000। 40। तो 4 लाख पर 10% जो डिबेंचर इंटरेस्ट बना होगा, वो आपने कहां पे लिया होगा? पीएनएल पे लिया होगा। हम्म दैट इज योर ऑपरेटिंग, नो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। वो फाइनेंसिंग, फाइनेंस। तो वो ऑपरेटिंग से तो नहीं होना चाहिए,
बट वो तो पीएनएल में लेस हुआ है, तो उसमें आप क्या करोगे, ऐड करोगे नॉन ऑपरेटिंग में, क्या, डिबेंचर इंटरेस्ट। तो डिबेंचर इंटरेस्ट को आप क्या करोगे, पीएनएल में ऐड करोगे 40,000। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप बोलोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,40,000। यहां तक समझ आई बात कि नहीं? बिकॉज ये जो 4 लाख पे आपने इंटरेस्ट दिया होगा 10,000, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो ऑपरेटिंग में आपने इसको माइनस किया होगा 40,000 को, ये जो नेट प्रॉफिट आया आफ्टर डिबेंचर इंटरेस्ट आया, तो एक्चुअली में आपने कितना प्रॉफिट कमाया होगा ऑपरेटिंग, 1,40,000, उसमें से इंटरेस्ट दिया 40,000। अगर आपका नेट प्रॉफिट 1,40,000 है, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट कितना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इज 1,40,000, दैट इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब बताओ फाइनेंसिंग में क्या होगा? तो फाइनेंसिंग से मुझे बता दो टोटल इनफ्लो या आउटफ्लो कितना है, जल्दी बताओ, एक फिगर मुझे बता दो, जल्दी कर लो और मुझे फिगर बता दो। ऑपरेट फाइनेंसिंग एक्टिविटी से मेरा इनफ्लो या आउटफ्लो कितना है साल का, दोनों रफ पे कर लो और मुझे आंसर बताओ। जल्दी बताओ। 1,40,000 आउटफ्लो। आउटफ्लो बेटा यस सर। आपका 1,40,000 आया फाइनेंसिंग से ना? नातिका आपका? अरे ठीक है, मैं सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिया था। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप अभी भी ले सकते हो, एग्जामिनेशन डेज से पहले लिख सकते हो, ठीक है ना, एग्जाम में गलती नहीं करनी। वन लाख 20,000। 1,20,000। नातिका आपका? सर मुझे ना इस इंटरेस्ट थोड़ा डाउट है, आप कीजिए। अच्छा चलो मैं करूंगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, शेयर कैपिटल को देखूंगा। इनफ्लो, हाँ शेयर कैपिटल से 3 लाख, 5 लाख माइनस 3 लाख कितना होगा, 2 लाख। इसी के साथ साथ मुझे ख्याल रखना है प्रीमियम में तो नहीं बेचा, द आंसर इज यस, 40,000 60,000। तो मैं बोलूंगा, अगर मैं इसको कराऊंगा क्वेश्चन को तो ऐसे बढ़ेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2,20,000। हाँ इसमें करूंगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। 3 लाख। डिबेंचर्स मेरे 4 लाख के थे, अब 1 लाख के रह गए, तो डिबेंचर्स में रिडेम्पशन कितना हो गया, 3 लाख। सर इस और पे हमें देना। डिबेंचर इंटरेस्ट कितना पे कर लिया पूरे साल का, 40,000। वो दो माइनस ये प्लस, कितना आया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नातिका बेटा पूरा डिबेंचर इंटरेस्ट इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी ना, चाहे डिबेंचर्स रिडीम कर लिए या नहीं लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली आपने डिबेंचर्स कितने इंटरेस्ट पे कर लिया पूरे साल का, 40,000। दैट इज योर कैश फ्लो फ्रॉम, 40,000 का इंटरेस्ट दिए ना आपने। हाँ आपको डाउट कहाँ हो रहा है? सर, मेरा मतलब है जितने के हम डिबेंचर्स रिडीम करते हैं उन पे ही इंटरेस्ट देना है या फिर उन पे क्यों दोगे, बाकियों को क्यों नहीं दोगे, मुझे बताओ बाकियों को क्यों नहीं दोगे, समझ में लॉजिकली बाकियों को क्यों नहीं दोगे? अच्छा मैं अगर रिडीम नहीं करूंगा, सपोज 4 लाख, अच्छा ऐसा ऐसे बताते हैं 2 मिनट के लिए, मेरे 4 लाख के तब भी थे अभी भी 4 लाख के, कोई डिबेंचर रिडीम नहीं किया, तो इन 4 लाख को इंटरेस्ट नहीं दोगे आप, 10% डिबेंचर इंटरेस्ट, ये जो 10% लगा होता है, ये इसको गोल कर रहा हूं मैं, इसको ख्याल नहीं रखोगे आप एग्जाम में, तो इनको आप इंटरेस्ट क्यों नहीं दोगे मुझे ये बताओ। हाँ दोगे नहीं दोगे? हाँ सर 10% डिबेंचर इंटरेस्ट का मतलब क्या है, 10% डिबेंचर का मतलब इनको 10% डिबेंचर मिलना है, इंटरेस्ट मिलना है। या तो आप क्वेश्चन में दिया है कि भाई डिबेंचर इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड मेरा लायबिलिटी दिख रहा है 40,000, पहले कुछ नहीं था अब 40,000 दिख रहा है, इट मीन मैंने इनको इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तब आप बोल सकते हो कि इंटरेस्ट मैंने पे नहीं किया है अभी, तो उस केस में मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो अभी गया ही नहीं, बिकॉज मैंने अभी पे ही नहीं किया, बट स्टिल मैंने पीएनएल से तो लेस किया है बिकॉज मैंने एंट्री की है
डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट एक्रूड, मैंने लायबिलिटी बुक कर लिया। बट जब ये भी नहीं दिया कि लायबिलिटी नहीं है, इट मींस वो इंटरेस्ट जो एक्रू किया वो तो पे ही किया ना, हाँ तो पे किया तो वो दिखा देना है माइनस में। उसमें रिडेम्पशन के साथ इंटरेस्ट का रिडेम्पशन का कोई लेना देना नहीं है, सिंपल याद रखो। क्यों लेना देना होगा भाई? जो 3 लाख के डिबेंचर्स आपने पूरे साल थे उस पर आपने इंटरेस्ट तो दे दिया, तो माइनस होगा। अब अगर ऐसा होता, केस नंबर 2, अब अगर ऐसा होता, मैं बोलता कि डिबेंचर जो है वो मैंने 1 जनवरी को 2016 में ही रिडीम कर लिया, तब आप बोल गए ये 3 लाख के डिबेंचर तो मैंने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में रिडीम कर लिए, तो क्या उनको पूरे साल का इंटरेस्ट दोगे? ना, ना, उनको पहले ही दिन रिडीम कर लिया। अल्टीमेटली तब इंटरेस्ट कितना होगा? तब इंटरेस्ट सिर्फ जो 1 लाख बचा है उसको होगा। वो 3 लाख को आपने वो पैसे दे दिए 1 जनवरी को, वो 1 अप्रैल को वो वापस कर लिया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो 3 लाख चला जाएगा रिडेम्पशन का। अब इंटरेस्ट की बात है कि इंटरेस्ट सिर्फ 1 लाख को दे दिया, तो वो 10,000 यहाँ पे भी ऐड होगा और वहां पे भी लेस हो जाएगा, उतना ही आपने पे कर लिया। तो इसको रिडेम्पशन के साथ क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन की बात है। और बताओ, और क्या डाउट है? सर यही था डाउट। हो गया क्लियर? यस सर, यस। क्या क्या आप बताओ क्या करना है ट्रीटमेंट? सर बहुत सिंपल याद रखना है, आपको ये देखना है डिबेंचर्स कब रिडीम कर लिए। अगर ओपनिंग में रिडीम कर लिया तो जिन डिबेंचर्स को रिडीम कर लिया उनको इंटरेस्ट क्यों दोगे? वो अब आपके डिबेंचर होल्डर है ही नहीं ना। इंटरेस्ट किस पे मिलता है? टाइम पे। आपके बैंक में पैसा थे, आप बैंक में पैसा रखोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, पैसा निकालोगे तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। किसी और ने आपके पास पैसे रखे इन द फॉर्म ऑफ इन डिबेंचर्स, तो अगर वो पैसा पूरा साल था, पूरा साल इंटरेस्ट मिलेगा, हाफ ईयर था, हाफ ईयर के इंटरेस्ट मिलेगा, पहले ही दिन निकाले इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो उस चीज का आपको ख्याल रखना है। और जितना इंडिविजुअल इंटरेस्ट आपने डेबिट किया था वो आपने पीएनएल से ऐड करना है, बिकॉज वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसको लेस करना है, बिकॉज वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है? यस सर। अच्छा, हमारी 1.5 घंटे की क्लास होगी, 2:30 बजे हमने स्टार्ट किया था। तो जो छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, या जहां पे बच्चा फंसता है, वो मैंने कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपने इन क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस करना है। स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशंस ओनली, स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशंस एंड देन मूव ऐड, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा। और जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हो, तब हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट होता है या तो बेस लेते हैं, या तो पीएनएल में दिया होगा या तो बैलेंस शीट में देना पड़ेगा। अच्छा, पीएनएल में इतना था, जनरल रिजर्व में इतना था, वो थोड़ी एडजस्टमेंट करनी है। देन उसके बाद हम पीएनएल की एडजस्टमेंट करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस, उसको एडजस्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम वर्किंग कैपिटल की चेंज को करते हैं, उसमें आपके करंट एसेट है और करंट लायबिलिटीज है। द फंडाइज, अगर उसके बाद भी जो आपने अभी सारा कैश में माना था, उसके बाद भी आपका स्टॉक बढ़ रहा है, इट मीन स्टॉक में और पैसा फंसा है, डेटर डेटर बढ़ा है, तो इट मीन सारे कैश सेल्स नहीं हुई है, कुछ क्रेडिट सेल्स हुई है, तो वहां से कैश नहीं आया होगा, तो वो माइनस करना पड़ता है, वो एडजस्टमेंट कुछ करनी पड़ती है। और लास्ट में एडजस्टमेंट इनकम टैक्स की है, वो लास्ट में माइनस हो जाएगा। ठीक है? तो अब आप लोग इन क्वेश्चंस को कर लेना। एंड आपके अकाउंटेंसी का जो क्या बोलते हैं इसको आपका, अच्छा अगर आप, मैं बोलूंगा कि अभी आप अकाउंटेंसी में और कोई चैप्टर मत करो, आपको कैश फ्लो में दिक्कत आती है तो आप कैश फ्लो ही कर लो, तो आपको कितने दिन लगेंगे कैश फ्लो करने में? सर मैंने सारे क्वेश्चन किए थे, बस यही गलती मुझसे हो रही नहीं, थी। आपको दोबारा करना है कैश फ्लो, और कौन सा चैप्टर नहीं आता है? और सर थ्योरी मुझे वेरी कर लिया आप लोगों ने कि नहीं कर रहे हो थ्योरी? थ्योरी में मुझे आपको एक लेक्चर देना है। आप मुझे बताओ सेकंड लास्ट पेपर कब है? आप अकाउंटेंसी से पहले आपका कौन सा पेपर है? 18th को है बिजनेस। उसके बाद 28 तक कोई पेपर ही नहीं है। नहीं, 10 दिन तो छुट्टी है। 18 के बाद हम एक लेक्चर लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, पूरे अकाउंटेंसी की थ्योरी करते हैं। ठीक है? वो मुझे आप लोग ग्रुप में रिमाइंडर दे देना। ठीक है? हाँ। और 9th को आपका बिजनेस स्टडी इंग्लिश है, तो अब आप इन दिनों सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ रहे हो, आपको क्या प्लान है? आपको अभी अकाउंटेंसी पढ़नी है इन दिनों में, कि अभी आप बाकी पेपर्स के लिए फोकस करो? अगर आप बाकी पेपर्स के लिए फोकस करोगे, बट आई विल स्टिल वांट कि आप कैश फ्लो को कर लो। और अगर ऐसा भी नहीं करना है, तो जो ही आपका 18 को, अब मैं आज चाह रहा हूँ, आज प्लीज स्पेशली साहिबा, क्योंकि मुझे लगता है नातिका तो को बहुत हद तक क्लैरिटी है, साहिबा आप जरूर बेटा आज कैश फ्लो स्टेटमेंट को 1-2 दिन और खींच लो। और क्योंकि जो मैंने अभी पढ़ाया, जब आप अभी इसको करोगे तो आपको वो दिमाग में रहेगा, अदरवाइज हो सकता है आप 18 तक उसको भूल जाओगे। और 18 के बाद फिर आप इसको दोबारा से कर लेना, और 20-21 के अराउंड में हम एक लेक्चर लेंगे कैश फ्लो के लिए। तब आप लोग मुझे बताओगे सर इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट मुझे समझ नहीं आया, इसको प्लस क्यों किया, बुक वाले ने इसको माइनस क्यों किया है। एक तो हम उन क्वेश्चन को लेंगे और एक लेक्चर हम थ्योरी का लेंगे। अब बट आपकी कॉल है, आप अगर बोलो कि नेक्स्ट वीक में लेना है कैश फ्लो का, मैं नेक्स्ट वीक में लूंगा। अगर आप बोलोगे नहीं सर अभी हम बाकी पेपर देंगे, बट 18 के बाद 20-21 के अराउंड हम कैश फ्लो का लेंगे, तब लेंगे। और मैं चाहूंगा साहिबा कि आप इस कैश फ्लो को अभी कर लो। ठीक है? यस सर। तो लेक्चर के बारे में ग्रुप में कभी भी बता देना, तो मैं लेक्चर मतलब 1-2 दिन पहले बता देना कि सर लेक्चर लेना है,
कैश फ्लो का तो मैं लेता हूँ, और एक लेक्चर हमें थ्योरी का लेना है, वो भी तुम लोगों की जिम्मेदारी है मुझे याद दिलाना है, ठीक है। यस सर। चलो अभी सेशन को क्लोज करेंगे, कुछ और पूछना है? तो जो ये था ना प्रोविजन वाला टैक्स, हाँ, प्रपोज डिविडेंड को भी सेम ही ट्रीटमेंट है? प्रपोज डिविडेंड का भी फिलहाल रखो आप, सेम ट्रीटमेंट रखो। प्रपोज डिविडेंड में भी आप फिलहाल नॉर्मली क्या वो 31 को प्रपोज करते हो और अगले महीने पे, अगले साल पे करते हो, तो आप फिलहाल के लिए प्रपोज डिविडेंड का भी सेम ट्रीटमेंट रखो, तो आंसर मिल जाएगा आपको। तो लास्ट ईयर का प्रपोज था वो इस साल का पे कर दिया होगा, और अगर पिछले साल का कुछ प्रपोज डिविडेंड है, अब इस साल कुछ प्रपोज डिविडेंड मतलब ये अगले साल के लिए है। और अगर कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक्चुअली डिविडेंड इतना पे कर दिया, तो आप एडजस्ट कर सकते हो कि प्रपोज इतना था, इसमें से इतना पे कर लिया, बचा इतना, क्लोजिंग इतना आ रहा है, तो जो माइनस है वो दैट इज द न्यू प्रोविजन फॉर द प्रपोज डिविडेंड जो इस साल आपने क्रिएट किया, तो वो पीएनएल से माइनस आपने किया होगा, तो उसको पीएनएल से ऐड बैक करेंगे, ठीक है। और नीचे में फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करेंगे। प्रपोज डिविडेंड का फर्क इतना ही खाली है, उसमें क्या होगा, जो क्रिएट किया है आपने प्रपोज डिविडेंड वो पीएनएल से तो उधर ऐड हो जाएगा, बट लेस वो क्या हो जाएगा, जो आपने इस साल डिविडेंड पे किया वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, बट सिंस वो वहां पे माइनस हुआ है तो पीएनएल से वहां पे ऐड हो जाएगा, बट नीचे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक्चुअल डिविडेंड पेड माइनस हो जाएगा, ठीक है। यस और कोई डाउट अभी? सर, बट बस आप साहिबा प्लीज इन क्वेश्चन को आज आज से करना स्टार्ट कर लोगे, 1-2 दिन, हाँ? सर ठीक है। चलो अब मैं सेशन को क्लोज करता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह